नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि आज भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म जयंती है। उनके जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आज कुछ लोगों ने ये सोशल मीडिया पर लिखा था कि क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन से बेहतर कोई ऐसा शख्सियत नहीं था जिसको हम शिक्षक दिवस रूप में मनाते हैं। मैं इस विषय पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर इस पर चर्चा का शुभारंभ हो गया तो फिर वो कई ऐसे दिवस हैं जो बेमानी और बेमतलब हो जाएंगे, जैसे बाल दिवस। अब बाल दिवस पर चर्चा होगा कि भाई क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले तक कोई बाल प्रिय इंसान नहीं था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे उनको बाल प्रिय कहा जाए। चर्चा शुरू हो जाएगा कि भाई राष्ट्र का पिता मोहनदास करमचंद गांधी कैसे हुए। क्या मोहनदास करमचंद गांधी के जन्म के पहले भारत का राष्ट्र नहीं था, ये देश नहीं था। पहली बार जिस तरह से अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया या और लोगों का खोज ऐसा किया, क्या उसी तरह से मोहनदास करमचंद गांधी ने इस पावन पवित्र धरती का खोज किया, निर्माण किया, स्थापना किया, पुनर्निर्माण किया या बनाया। यह चर्चा होगी कि भाई इस विषय पर क्या विचार विमर्श नहीं होना चाहिए कि लोग आपस में ही बंटवारा कर लिए। कोई राष्ट्र का पिता हो गया, कोई राष्ट्र का चाचा हो गया, कोई राष्ट्र का माता हो गया, तो ये एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। और मेरा आज का मुद्दा ही यही है कि क्या हम गैर जरूरी मुद्दों को ही राजनीतिक ट्रोल करेंगे या जरूरी मुद्दे पर बहस करेंगे। मित्रों, आज दिन भर सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि चर्चा इस बात की थी कि भाई आटा लीटर में मिलता है कि मीटर में मिलता है, हालांकि इसके पहले किलो में मिलता था। मेरा मुद्दा है कि क्या देश के संबद्ध लोग, समृद्ध लोग, संपन्न लोग और समझदार लोग अब इस विषय को, मतलब स्लिप ऑफ टंग को राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। क्या कोई आदमी विशेषरैया को विशेषरैया अगर कहता है तो वो अज्ञान है, और अगर वो विशेषरैया कह देता है तो वही अकेला समझदार इंसान है। इस विषय पर चर्चा आहूत कर रहा हूं और इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि कई लोग अपने जुबान के टोन से अलग होकर के नहीं बोल पाते। मेरा सौभाग्य है कि आज एक राष्ट्रपति का जन्मदिन है और एक राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी साहब। प्रणब मुखर्जी साहब पढ़े लिखे, विद्वान, समझदार और राजनीतिक रूप से बड़े चपल, सजग और समझदार इंसान थे। अंग्रेजी पर उनका पूरा नियंत्रण था, लेकिन जब आप उनका अंग्रेजी में संबोधन सुनेंगे या अंग्रेजी में वार्तालाप उनसे करेंगे तो उनकी अंग्रेजी और मेरे अंग्रेजी में मुझे लग रहा था कि प्रणब दादा को अंग्रेजी बोलने नहीं आता। कई बार मेरे मन में ये भ्रम हुआ, क्योंकि वो कई बार बात करते करते देखिए कन्वर्ट। अब मैं ये तो कहने की साहस ही नहीं कर सकता कि आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब को अंग्रेजी नहीं आती। वो कन्वर्ट नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो बंगाली थे और बंगला टोन में बोलते थे, तो इसलिए उनका कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से कई लोग हैं जो अपने टोन में बोलते हैं, और टोन की वजह से हम पूर्विया हैं तो हम पूर्विया टोन में बोलते हैं। कई लोगों को मेरी भाषा पर ऑब्जेक्शन होगा कि यार तुमको तो हिंदी बोलने नहीं आती। नहीं, मुझे हिंदी बोलने आती है, चूंकि मेरा टोन पूर्वांचली है, मैं बलिया का रहने वाला हूं, तो इस पर चर्चा हो या मैं जो बोल रहा हूं उस पर चर्चा हो। मेरे करीब करीब आधे घंटे के संबोधन में कई बार ऐसा होता होगा या होता है या होता रहेगा कि मैं कहूं कि रेल आती है कि आता है, पुलिस आती है कि आता है। ये ग्रामर पर आप ध्यान देंगे कि भाई पुलिस आती है शुद्ध होता है कि पुलिस आता है शुद्ध होता है। वैसे मुझे मालूम है पुलिस आती है शुद्ध होता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि पुलिस आता है
तो क्या आप कहेंगे कि राकेश परमार बेवकूफ आदमी, इसको समझ ही नहीं कि पुलिस आती है कि आता है? या जरूरी ये है कि मैं जो बात कह रहा हूं कि पुलिस आती है आता अलग, मतलब पुलिस आती है कि नहीं आती इस पर चर्चा हो? मित्रों, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे देश में पॉलिटिकल ट्रोल अननेसेसरी मुद्दों पर हो रहा है और उस विषय पर लोगों का ध्यान कभी नहीं जाता। 4-5 वानगी आपको बता देता हूं। मेरे हिसाब से अगर मैं राजनीतिक शख्सियत होता, किसी पार्टी का प्रवक्ता होगा, किसी पार्टी का सदस्य मेंबर होता या अध्यक्ष होता, तो मैं आज मुद्दा उठाता कि राहुल गांधी ने लाल किला से तो अभी दूर दूर तक चांसेस नहीं, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड से जो संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा कि 75 घंटा 18 घंटा मेरे को सीबीआई से पूछताछ कराई गई, मैं डरने वाला नहीं। तो मेरा मुद्दा होता कि भाई आपसे क्यों कराई गई ये बताइए ना, डरे ना डरो तो बात का विषय, ये मुद्दा हो सकता था। लेकिन किसी भी आदमी ने उनके सीबीआई के इस बात पर कहे हुए बात का विरोध या ट्रोल नहीं किया। राहुल गांधी ने अपने पूरे संबोधन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे बोले और बहुत सारे ऐसे बात बोले जिसमें उनको राजनीतिक रूप से घेरा जा सकता था, कहा जा सकता था, उनको राजनीतिक रूप से असहज किया जा सकता था। लेकिन ट्रोल क्या हुआ कि आज आटा हमने 5 लीटर लिया। मैं भी जब फेसबुक को देखा, मैं लीटर का जो अच्छा रामलीला मैदान में बोले थे। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी ने जानबूझ करके लीटर शब्द का इस्तेमाल किया, कि वो चाहते हैं कि ये जो अंधभक्त हैं वो मेरी बात को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, वगैरह। इसके पहले वो आलू से सोना बनाना और सोना से आलू बनाना आप लोग सुने ही होंगे, जानते ही होंगे। अगर राहुल गांधी आटा किलो में कह देते तो क्या आटा का जो रेट आसमान छू रहा है वो तुरंत डाउन हो जाता? महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि नहीं कि लोग कहते कि राहुल गांधी का स्लिप ऑफ टंग था कि आटा लीटर में आता है। उनका उद्देश्य ये था कि आटा किलो में आता है और बहुत महंगा आता है। ये महत्वपूर्ण था कि नहीं? राहुल गांधी बोलते कि मैंने 5 मीटर आटा खरीदा है और बड़ा महंगा खरीदा है, तो आप मीटर का पूंछ पकड़ेंगे कि जो असली चीज है कि महंगा है उस पर बात करेंगे। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चाहे वो वर्तमान विपक्ष हो या वर्तमान सत्ता पक्ष हो, बेमतलब के मुद्दों पर ही चर्चा करती है, क्योंकि उसको मुद्दे पर चर्चा करने में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो उसको कर ही नहीं सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी उसमें घिरी पिसी रहती है। चाहे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला मामला हो, चाहे वो खून का सौदागर वाला मामला हो, चाहे वो खूनी पंजा वाला मामला हो, वो जिस तरह का भी मामला हो। अगर मान लीजिए कि जिस तरह से श्री नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा था, अब शशि थरूर पलट करके इनके गर्लफ्रेंड की कीमत लगा देते भाजपा वालों की, तो फिर गर्लफ्रेंड होता। इसीलिए उन्होंने उस विषय को चर्चा नहीं किया, क्योंकि उस वक्त जो 2014 में जिस विषय पर विपक्ष एक मत हो रही थी, उसमें जरूरी मुद्दे को अगर कहते तो ज्यादा माइलेज मिलता। मान लीजिए कि टेलीकॉम घोटाले को बात करते तो कांग्रेस का कोई अदना सा प्रवक्ता कह देता कि भाई प्रमोद महाजन को जानते हो ना, एक बार उनके किए गए कामों की फाइलों की जांच कर लो, आपका मुंह इतना हो जाता। मान लीजिए कि आज के तारीख में मेरे हिसाब से जो 2-3 ज्वलंत मुद्दा है उस पर चर्चा किया जाए। मान लीजिए कि कोई कांग्रेसी कह रहा है कि भाई अब अडानी दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत हो गए, देखो ठीक है। ये अगर कांग्रेस वाला कह देगा तो भाजपा वाला कहेगा कि क्यों अडानी 2014 के पहले मूंगफली बेचा करते थे कि बसों में किताब बेचा करते थे और आज अचानक धनी हो गए। तो कांग्रेस के पास शब्द नहीं था, क्योंकि अडानी सबसे पहले बार सशक्त तब बने जब कांग्रेस की सरकार इस देश में थी। सभी राजनीतिक दल आजादी के बाद ही उद्योगपतियों को बढ़ावा दिए, क्योंकि उनके पास ही बढ़ावा का संसाधन था, मतलब पैसा, घूस, रुपया, फलाना ढिमका। तो कोई आदमी उस पर चर्चा कैसे कर सकता है? क्या आपने किसी भी विपक्ष के नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस हो, अब तो जनता दल भी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, तेलुगु देशम हो गया,
तृणमूल कांग्रेस हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब सारा विपक्ष के दल, क्या उनमें से किसी एक ने भी इस विषय पर चर्चा की कि भाई अब करीब करीब बैंक दिवालिया होने के कगार पर है, अगर बैंक कल दिवाला हो गया तो राकेश परमार जो बैंक में अपने बेटी के शादी के लिए पैसा रखा हुआ है उसका क्या होगा? उसका तो जीते जी प्राण छूट जाएगा। जैसी समाचार सुनेगा कि बैंक घोटाला करप्ट हो गया तो मेरा तो अगले दिन लाइव नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं लाइव देने के लायक हूँ नहीं, मेरे तो प्राण पर छूट जाएंगे कि भाई एक एक पैसा काट काट करके हमने शहर में निकले और भूख लगी हुई है तो हमने कहा कि नहीं यार 50 रुपये से नीचे तो कोई नाश्ता भी नहीं है, 50 रुपये में तो मसाला आटा खरीदता तो मेरे सारे परिवार के लोग खा लेते। 20 रुपया के नीचे चाय नहीं, अगर मैं 20 रुपये का दूध की थैली करूंगा तो पूरा परिवार उसमें चीनी डाल के पी लेता। ये सब सोच सोच के आदमी खर्चेंगे, और ऐसे पैसा जमा करने वाला अगर कोई पता चले कि ये मेरा बैंक घोटाला करप्ट हो गया, पैसा मेरा डूब गया, तो मैं तो मर जाऊंगा। क्या किसी राजनीतिक दल ने इस विषय को मुद्दा बनाया है? किसी राजनीतिक दल ने इस चीज को उठाया है? क्यों नहीं उठाया? क्योंकि बैंक करप्ट करने की शुभारंभ तो आप ही के जमाने में हुई थी, लोग कह देंगे। इसलिए मेरा कहना है कि आप राजनीति में गैर जरूरी मुद्दे को ही इंडोर्स और ट्रोल करेंगे या जरूरी वाले मुद्दे पर बहस आहूत करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। एक बात अंत में मैं आपको एक चीज और कह देता हूं, चाहता हूं कि आपके सामने ये बात आ जावे। मित्रों, अब आप कहेंगे कि भाई देशवासी तो इस विषय पर चर्चा नहीं करता। इसलिए नहीं करता मित्रों क्योंकि देशवासियों को हमने फ्री माइंडेड रहने ही नहीं दिया। इसलिए नहीं रहने दिया कि हमने उल जलूल और गैर जरूरी इतनी चीजें मार्केट में फेंक दिए हैं कि लोग उसमें ही उलझा हुआ है। जैसे पतंग की डोर कट जाती है तो वो माझा इतना ज्यादा 3-4 घरों में उलझा रहता है कि अगर हम खींचेंगे तो मेरा हाथ कटेगा, छोड़ेंगे तो माझा जाएगा। अब ये अभी आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले बसंत पंचमी बीती है और सब लोग पतंगबाजी कर रहे थे, जिन्होंने कभी नहीं किया वो भी कर रहे थे। आपके छत पर भी कोई पतंग आकर के कट के गिर गया है, अब आप उसके माझे को खींच रहे हैं तो पता चला कि 4-5 मीटर आ गया, फिर 6 मीटर किसी छत पर जाकर कटक गया। आप खींच रहे हैं, ज्यादा खींचेंगे तो हाथ कटेगा, छोड़ेंगे तो माझा और पतंग जाएगा। उसी लालच में आप खींच कर अपना हाथ जख्मी कर रहे हैं। इसी स्थिति का भारत के राजनीतिक दल इस्तेमाल करें, मतलब उन्होंने जो माझे को छोड़ा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं 2 मिनट। राजनीतिक दल के लोगों ने बड़े साजिश के तहत हमको पहले धर्म में बांटा, भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 धर्म 2 देश। उसके बाद जानबूझ के कुछ लोगों को यहाँ रख रखा था कि भाई बाद में भी तो हिंदू मुस्लिम करना है, वो चल रहा है। फिर लोगों ने देखा कि यार मुसलमान सिर्फ 10-20% है और 80-90% है, ये तो डोमिनेट हो जाएगा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा चल नहीं पाएगा, क्योंकि तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था तो वहां पर चल रहा था। अब तो इसका रेलिवेंट नहीं है, तो उन्हें कोई बात नहीं, ऑप्शन बी है, उन्होंने संविधान में आरक्षण दे दिया ताकि अब 2 भाई आपस में ही लड़े जो दोनों हिंदू हैं कि भाई तू स्वर्ण है और तू पिछड़ा है। फिर कहा कि यार ये तो 50-60 साल से इसी पर लड़ रहे हैं, नया और क्या होगा। तो फिर नीतीश कुमार जैसे उन्होंने कहा कि पिछड़ा में भी अब अति पिछड़ा और अग्री पिछड़ा वाला पर चर्चा करते हैं। फिर नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा महासंघ बनाया ताकि अब पिछड़े में भी लड़ाई हो, नहीं तो एक छत्र 30-32% पिछड़ा एक हो जाता था और स्वर्ण समाज लाचार बैठ जाता था। फिर कहा कि यार ये अब एक हो जाएंगे तो फिर हमारा दाल कैसे गलेगा, क्योंकि मैं तो किसी में नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि भाई अति पिछड़ा लगा दो। अब उस पर लड़ाई हो रही कि तू कौन पिछड़ा, मैं अति पिछड़ा, मैं अति से अति, अति से अति, अत्यंत पिछड़ा। इस पर हम लड़ रहे हैं। फिर नेताओं ने कहा कि प्लान सी भी तो चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि एक गांव में सिर्फ पिछड़ी जाति के लोग हैं तो वहां में किस मुद्दे पर कहूंगा भाई आने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब पिछड़े लोग हैं और आपस में मतदान कर देंगे। मान लो जैसे मेरा गांव शोभा छपर में कोई आए तो कहे कि भाई हमारा तो पूरा परमार वंश का पूरा गांव है, एक ही शोभा सिंह की पूरी खानदान है, सारे के सारे परमार लोग हैं और दूसरा कोई है नहीं, हमको तो झगड़ना ही नहीं। इसी में से हम बनेंगे कि हमारा भाई बनेगा कि भतीजा बनेगा कि चाचा बनेगा कि भाभी बनेगी, हम तय कर लेंगे। अब नेता आपको स्वतंत्र छोड़ दे तय करने के लिए तो फिर तो आप और कई चीजें तय करने लगेंगे। तो उन्होंने लगे रुके प्लान सी लगाते हैं।
फिर उन्होंने बोला कि भाई महिला आरक्षण बड़ा जरूरी है, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। कब तक चूल्हा चौक में महिलाओं से करेंगे? अब जैसे ये हुआ तो मेरे घर में भी विरोध, मेरी बीवी कही कि सुनो, रोज रोज टीवी पर आते हो, फेसबुक पर आते हो, यूट्यूब पर आते हो, बकवास बंद करो, चूल्हा में आओ, जरा चाय तुम बनाओ, मैं जरा प्रधानी के इलेक्शन के प्रयास करके देखती हूँ, अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो फिर चूल्हा में आई जाऊंगी, तब तक तो कुछ दिन तक कि चूल्हा की जिम्मेदारी तुम संभालो। मेरी बहन कही कि भैया देखो, अब सिर्फ राखी राखी में आने का बात नहीं है, अब ये ग्राम सभा का चुनाव मैं लड़ूंगी, अब तक तुम लड़ रहे थे, अब तुम मेरा मदद करो। मैं कौन नहीं करूंगा तो कहेगा तो ठीक है, तो आपस में झगड़ा, अब भाई बहन में, पति पत्नी में, चाचा चाची में, माता पिता में, यही में झगड़ा उड़ गया। अब जात से भी ऊपर एक नया मुद्दा मिलेगा, उसके बाद भी प्लान डी उनके पास होगा हमको उलझाए रखने के लिए, और हम इसी में उलझेंगे। और आज तक जो जरूरी मुद्दा है, 3 बातें आपको रख देता हूं जो मेरे हिसाब से जरूरी मुद्दा है, कि कोई आरक्षण वर्ग वाला आदमी ये नहीं कहने की हिम्मत करे, क्योंकि उसका दिमाग फ्री नहीं कि भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन आरक्षण में लालू प्रसाद यादव पिछड़ी के थे, क्योंकि वो इतने गरीब और पिछड़े और लीनहीन थे कि भाई उन्होंने वेटरनरी अस्पताल के 84 वार्ड के सिंगल कमरे में 10 लोग 10 बाई 10 की जमीन पर सो करके अपना जीवन यापन किए। उस आदमी का तो समाज के मुख्य धारा में आने के लिए आरक्षण की जरूरत है, और उनको एक फ्री पैसेज दिया जाए कि वो विधानसभा और संसद में जाए, क्योंकि वो आदमी खड़ा होने की हैसियत में नहीं है, चुनाव लड़ेगा कैसे, तो उसको तो चाहिए। लेकिन क्या उसका बेटा तेज प्रताप और तेजस्वी को चाहिए, जो निरीह बेवकूफ है, मतलब राजनीतिक रूप से समझदारी है नहीं है, IAS PCS को सुनने घुमाने की हैसियत में, जो 8वीं में 8 बार फेल है और एक खींच खाच के मैट्रिक पास है, वो भी तकनीक रूप से जांच कर दिया जाए तो 5वीं का भी परीक्षा ना पास करे, क्या वो फिर मंत्री, उसको फ्री पैसेज और स्पेशल पैसेज की क्या जरूरत है? उसका तो बाप का नाम है और बड़ा नाम है, छोटा नाम तो है नहीं। अब वो कहां से पिछड़ी है जो अपना जन्मदिन हवाई जहाज में मना रहा है? एक भी अहिर यादव बिरादरी का लोग कह रहा है कि भाई लालू जी ठीक है, हमारा राकेश परमार ठाकुर है, भूरा बार हम खत्म करेंगे, लेकिन भूरा बार करते करते आप भूरे से भी ज्यादा भूरे हो गए, भाई हमारा क्या होगा? आप जेल में रहेंगे तो पत्नी को बना दे, और पत्नी जब थक जाएगी तो पतो और बहू और बेटे को बना दे, भाई हम अहिर नहीं है। किसी ने कोई प्रश्न किया? किसी ने कोई प्रश्न किया कि भाई चलिए रामविलास पासवान दलित थे और सामाजिक बहिष्कृत थे, हालांकि मैं नहीं मानता, आपकी कहे को आप ही को इंडोर्स करो, मैं है, और उसको भी फ्री पैसेज की जरूरत है क्या? क्योंकि वो तो स्वयं में सक्षम है और लोग उसके सामने नतमस्तक हैं। अगर लोगों का दिमाग फ्री होता तो लोग इन सब विषयों पर चर्चा करते और पूछताछ करते। इसीलिए इन सब विषयों पर कोई आदमी अपना ध्यान न लगा दे, और कल को जब मैं वोट मांगने जाऊं तो लोग कहेंगे कि भाई लालू जी पिछड़े थे, वो ठीक था, तेज प्रताप किस बात का पिछड़े, तेजस्वी किस बात का, रामविलास जी दलित थे, बिल्कुल ठीक है, एकदम उनको चाहिए था मुख्य धारा में फ्री पैसे, लेकिन चिराग पासवान क्यों? वही हाल उत्तर प्रदेश में माया मुलायम का है। भाई अब आज मायावती और मुलायम सिंह के पास संपत्ति कितनी है, उनके चार्टर अकाउंटेंट को भी अचानक नहीं पता चलेगा, उसको भी जोड़ने में घंटा 2 घंटा 5-6 दिन लग जाएगा पूरी संपत्ति के आकलन करने में। अब वो पिछड़ा है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में वो ऐसे यादव बिरादरी के लोग हैं जो दूध दुहेंगे तभी भोजन करेंगे। उनके घर 11 बजे से पहले भोजन नहीं बनता, क्योंकि सवेरे 7-8 बजे दूध दुहेगा, 8-9 बजे मार्केट में लेगा, फिर वो ले जाकर के राशन के दुकान पर जाएगा, दाल चावल सब्जी लेगा उतने भर का, उसके बाद बनाएगा, तो 12 बजे उसके लोग सवेरे का नाश्ता करते हैं। लेकिन वो ये सोच ही नहीं रहा है कि भाई यादव मैं भी हूं और मैं 12 बजे नाश्ता करता हूं, और मुलायम सिंह 12 बजे इसलिए नाश्ता करते हैं कि डॉक्टर ने बोला कि टॉक्सिन्स आपके शरीर में बढ़ गया, आपने विटामिन बहुत ज्यादा खा लिया है, आपका पौष्टिकता ज्यादा है कि आपको थोड़े दिन उपवास रहना पड़ेगा डाइटिंग पर। तो उनको डॉक्टर के सलाह पर डाइटिंग हो रहा है, और इनके बाद डॉक्टर के यहाँ जाने की स्थिति नहीं, भोजन ही नहीं, स्वतः डाइटिंग हो रहा है। ये चर्चा ही कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मनोरंजक समाचार दिया है कि आज मैंने 5 लीटर आटा खरीदा। अरे आप लीटर से खर्चा करिए, मीटर से खर्चा करिए। लीटर मीटर से ज्यादा जरूरी है कि आटा लीटर में या मीटर में या किलो में इतना महंगा क्यों बिका? किसी भी विपक्ष के नेता की तरफ से आपने बात सुना क्या? और अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा, और अगर सही बोल रहा हूं तो सबसे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने सभी समूह में शेयर करिए, ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले, समझने की समय मिले और आंख पर से पर्दा हटे। तब तक ईश्वर आप पर अपना कल्याण बनाए रखें और आप
शिक्षित हों, समझदार हों, संगठित हों, क्योंकि यही आपकी शक्ति है। नहीं तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।